बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान और सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, जो कि है थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें बेसिकली हम थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स को भी डिस्कस करेंगे और एफएससी लेवल से आज इंशाल्लाह ताला हम लोग कवर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स जो है स्टूडेंट्स, ये माइक्रोस्कोपिक साइंस है जो कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताने वाली जो माइक्रोस्कोपिक साइंस है उसे हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मीन कि यहाँ पे हम लार्ज अमाउंट में बात करेंगे किसी सब्सटेंस की, या बड़े पैमाने पे हम बात करेंगे मीन के एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, या जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? एंथैल्पी हो सकती है, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, वर्क, हीट, एंट्रोपी वगैरह, ये सारी जो है एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं और इन्हीं के दरमियान हम लोग जो है वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं थर्मोडायनामिक्स में। इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमें फिजिबिलिटी ऑफ चेंजेस के बारे में बताती है। ठीक है, चेंजेस दो तरह की होती हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं, फिजिकल चेंजेस, और इसके अलावा हमें इक्विलिब्रियम के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट देखें तो हमने कुछ टर्म्स देखनी है थर्मोडायनामिक्स में। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री वगैरह। सिस्टम क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम अपना सिस्टम कहते हैं। सराउंडिंग मीन के अपने हमारे सिस्टम के अलावा बाकी जो भी चीज़ें इर्द गिर्द हैं वो सारी सराउंडिंग होंगी। सिस्टम में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर एक कप में वाटर है और वो जो पानी है उसी पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो वो जो पानी है जस्ट वही सिस्टम होगा हमारा। इसके अलावा कप और बाहर की जो सारी चीज़ें हैं वो क्या होंगी? सराउंडिंग्स होंगी। और बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री कोई रियल सरफेस भी हो सकती है और इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है। जैसे पानी के कप को हम ऊपर से ढाँप दें किसी भी ढक्कन वगैरह से, तो वो जो ढक्कन होगा वो हमारे पास क्या होगा? या पिस्टन कह लें, किसी गैशियस सिस्टम में हम सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन लगाते हैं वो हमारे पास बाउंड्री होगी। या फिर इमेजिनरी भी हो सकती है बाउंड्री मीन के एक इमेजिनरी, हम जैसे एक बैलून ले लें, अब वो तो वहाँ पे तो रियल हो जाएगा मीन के एक, अगर गुब्बारे में हवा भरते हैं तो जो गुब्बारा होगा वो बाउंड्री होगी और बाहर की सारी चीज़ें जो होंगी वो सराउंडिंग होंगी और अंदर जो भी हवा वगैरह जो गैस है वो हमारे पास सिस्टम होगा। ठीक है, और इसके अलावा सिस्टम की टाइप्स देखें तो ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम। ओपन सिस्टम कौन सा होता है? सिस्टम थर्मोडायनामिकली हम इसको एक्सप्लेन करें तो ओपन सिस्टम ऐसा होता है कि जिस सिस्टम में यहाँ मैटर और एनर्जी दोनों चेंज हो सकती हैं, मतलब दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, मीन के एक्सचेंज हो सकता है। बेसिकली जो वर्ड एक्सचेंज हमें यूज़ करना चाहिए जहाँ पे। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैस या मैटर और एनर्जी दोनों जो हैं वो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान दोनों की कन्वर्जन हो सकती है, दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकते हैं मैस और एनर्जी, और सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकते हैं। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको, जैसे हम एक वाटर का कोई कंटेनर ले लें या कोई गैस का कंटेनर ले लें, ऊपर से उसको बंद कर दें। ठीक है, तो अब जो है ना हीट या एनर्जी तो एक्सचेंज हो सकती है सराउंडिंग के साथ, लेकिन जो है मैस नहीं हो सकता, तो ये क्लोज सिस्टम होगा। मीन के यहाँ पे एक चीज़ होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी और मैस एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, ओपन सिस्टम जो हमारा होता है ना उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है दोनों चीज़ों की होती है। क्लोज सिस्टम में एनर्जी होती है, मैस नहीं होता। और आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है इसमें दोनों जो हैं वो नहीं होंगी, दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों की एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान आइसोलेटेड सिस्टम में। होमोजीनियस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि थॉरोली यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, जिसकी वन फेज़ में एग्जिस्ट करे, जैसे एक प्योर लिक्विड हो जाए या प्योर सॉलिड हो जाए या कोई प्योर सोल्यूशन हो जाए या प्योर जो है वो आपके पास गैशियस कोई सब्सटेंस हो जाए। ठीक है, या मीन सैंपल हो जाए गैशियस। और हेट्रोजीनियस सिस्टम ऐसा होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा फेजेस पे मुश्तमिल हो, तो उसको हम हेट्रोजीनियस सिस्टम कहेंगे। जैसे अगर आपने एक बर्तन में पानी लिया हुआ है और उसके ऊपर जो है वो आइस क्यूब्स भी हों, तो वाटर भी होगा वहाँ पे मीन के लिक्विड, और जो आइस है वो आपके पास होगी सॉलिड, और इसी तरह जो है वहाँ पे एवेपोरेशन भी हो रही होगी, तो गैशियस वाटर भी एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह वो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम बन जाएगा। तो ये सिंपल चीज़ें थी। आगे हम देखें तो बाउंड्री रियल या इमेजिनरी हो सकती है। सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। बाउंड्री रिजिड हो सकती है, फ्लेक्सिबल, डायाथर्मिक हो सकती है और एडियाबेटिक। डायाथर्मिक का मतलब होता है कंडक्टिंग, ठीक है, और एडियाबेटिक का मतलब होता है इंसुलेटिंग। ये टर्म्स याद रखिएगा। लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें तो इट नॉट एक्सप्लेन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को नहीं पढ़ते। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी हमें कोई नॉलेज
नहीं मिलता थर्मोडायनेमिक्स से, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं मिलता। स्टेट ऑफ सिस्टम की बात करें तो स्टेट का मतलब होता है कंडीशन या डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम। मीन के सिस्टम को हम जिस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, जिन पैरामीटर्स से डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम कहते हैं, उन्हीं कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम, या किस हालत में कोई सिस्टम पाया जाता है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं या थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, इन्हें हम कह सकते हैं, या स्टेट वेरिएबल्स कह सकते हैं, जो कि एक्सप्लेन करते हैं किसी भी सिस्टम को। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स और स्टेट वेरिएबल्स ये एक्सप्लेन करते हैं किसी सिस्टम को, और ये हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मैस, कंपोजिशन, एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी और इंट्रोपी वगैरह, वर्क, हीट, ईएमएफ ऑफ सेल, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, या इनको हम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स या स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। फिर आपके पास जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। दो तरह के फंक्शंस होते हैं। अच्छा, इनको जो है ना हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी कह रहे हैं, स्टेट वेरिएबल्स भी कह रहे हैं, और इसके अलावा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स भी कह रहे हैं। अब ये जो स्टेट वेरिएबल्स या थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं, इनके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, इनको हम फंक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मैस, कंपोजिशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको हम फंक्शंस भी कह सकते हैं। फिर फंक्शंस को फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं दो टाइप्स में, एक होते हैं पाथ फंक्शंस और दूसरे होते हैं स्टेट फंक्शंस। पाथ फंक्शन में स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो ये तीन आ जाते हैं जस्ट। पाथ फंक्शन में वर्क, हीट और ईएमएफ ऑफ सेल, ये पाथ फंक्शन है। इसके अलावा कोई भी आपके पास पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, कोई भी मतलब इन तीनों के अलावा कोई और पैरामीटर अगर पूछ लिया जाता है तो वो आएगा स्टेट फंक्शन में। लेकिन पाथ फंक्शन आपके पास जस्ट 3 होंगे, वर्क, हीट एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ये 3 याद कर लें। ये इन तीनों में से कोई आ जाए एमसीक्यूज़ में तो आपने फिर पाथ फंक्शन इनको मतलब याद होंगे आपको, तो फिर स्टेट फंक्शन इसके अलावा जो भी होगा वो स्टेट फंक्शन होगा। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज़ की 2 टाइप्स हैं फर्दर, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैस या सिस्टम हम कह लें, मीन कि जो हमारा सब्सटेंस है उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे सब्सटेंस की अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आपके पास टेम्परेचर आ जाता है जो कि इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईएमएफ ऑफ सेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पीएच, कंसंट्रेशन टर्म्स सारी आ जाएंगी, मोलैरिटी और डेंसिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस या सिस्टम हम कह सकते हैं। ठीक है, किस तरह इंडिपेंडेंट है? जैसे आप टेम्परेचर की बात करें कि आप जो है ना वाटर ले लें किसी एक बर्तन में और उसका टेम्परेचर चेक कर लें कि उस वाटर का कितना टेम्परेचर है। ठीक है, वाटर की एक अमाउंट हो स्पेसिफिक, 1 लीटर ले लें आप। ठीक है, फिर आप उसी वाटर को 2 बर्तनों में अलग-अलग हाफ लीटर कर लें। अब दोबारा आप टेम्परेचर चेक करें दोनों बर्तनों में, तो आपके पास उतना ही दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। मीन के टेम्परेचर जो है उसने वाटर की अमाउंट पे डिपेंड नहीं किया। मीन के जितनी भी अमाउंट लें हम, वाटर को जितने भी हिस्सों में हम डिवाइड कर लें तो हमेशा जो है उसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा। इसी तरह ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स रहेंगी अगर हम अमाउंट को हाफ़ कर दें या उससे भी कम कर दें। ठीक है, तो ये होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंड करती हैं अमाउंट पे, ये आपके पास होती हैं मैस, वॉल्यूम, ठीक है, मैस, वॉल्यूम, एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। एनर्जी जो ई मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें इंटरनल एनर्जी आपके पास आ जाती है। इसमें सारी टाइप्स आ जाएंगी एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, सारी एनर्जीज आ जाएंगी। ठीक है, और जी जो है ये गिब्स फ्री एनर्जी है, एच एंथैल्पी है, हीट कैपेसिटी, लेंथ वगैरह, ये सारी जो है ना ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शंस, ये जो है ना इनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन लाजमी आता होता है। ठीक है, उसके बाद जी ये कुछ और पॉइंट्स हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये याद रखिएगा कि अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की रेशो लेते हैं, इनको डिवाइड कर लें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को इंटेंसिव प्रॉपर्टी से, तो ये आपके पास हमेशा जो आंसर आएगा, वो जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी वो हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होगी। फॉर एग्जांपल आप नंबर ऑफ मोल्स की एग्जांपल लें, यानी कि आप मैस ओवर मोलर मैस करें। मैस जो है वो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और मोलर मैस जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इन दोनों को डिवाइड करने से जो आपके पास आंसर आता है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं और वो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव वेरिएबल्स इज़, दो अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हों तो उनकी रेशो आप ले लें तो आपके पास हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, जैसे मोलैरिटी है,
मोलैरिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मोल जो है ये एक्सटेंसिव है, और वॉल्यूम जो है ये भी एक्सटेंसिव है। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी, और इस तरह से इनकी रेशो वाला पॉइंट भी याद रखिएगा, डिवीजन वाला भी याद रखें। उसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ फॉर यूनिट मैस इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक यूनिट मैस के लिए फ़िक्स कर लें, मतलब मैस को फ़िक्स कर लें, उसके लिए अगर आप करें अप्लाई करें, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो फिर एक्सटेंसिव नहीं रहती, फिर वो इंटेंसिव, क्योंकि अमाउंट उसमें फ़िक्स हो जाएगी ना, तो अमाउंट पे अब वो डिपेंड करेगी, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। फिर हमने नेक्स्ट देखना है हीट और वर्क में डिफरेंस देखना है। हीट को हम स्मॉल क्यू से शो करते हैं और वर्क को हम कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं, ठीक है। मेन डिफरेंस इनमें क्या है कि जो हीट होती है, हीट हम डिफाइन करें तो हीट डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट, और वर्क को डिफाइन करें तो डिफरेंस इन प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के लिहाज से वर्क को डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर के लिहाज से हम हीट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सिलेंडर हो और उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ, ठीक है, और हम जो है यहाँ से हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो टेम्परेचर को जो डिफरेंस होगा, मीन के टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर के डिफरेंस से जो है वो हीट प्रोवाइड हो रही है सिस्टम को। फर्दर जहाँ है हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएँ तो क्या होगा कि प्रेशर जब बढ़ेगा यहाँ पे पार्टिकल्स का, तो वो पार्टिकल्स जो हैं इस पिस्टन, अगर ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है तो पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे पार्टिकल्स, तो इस तरह से जो है वो वहाँ पे प्रेशर की वजह से जो है वो वर्क डन होगा, पिस्टन मूव करेगा। तो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से प्रेशर जो होता है, प्रेशर का डिफरेंस उसे हम वर्क से शो करते हैं, और जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसे हम क्यू से शो करते हैं, ठीक है, हीट से। एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू, जहाँ हम इस तरह मोर प्रिसाइजली हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज़ कॉल्ड हीट, एंड एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज़ कॉल्ड वर्क। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो इसमें हमारे पास हीट में जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और कैलकुलेटेड बाय, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं हीट को कैलोरीमीटर से, और कैलोरीमीटर की हमारे पास फर्दर टू टाइप्स होती हैं, एक ग्लास कैलोरीमीटर और दूसरा बम कैलोरीमीटर, ठीक है। हीट को मेजर करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसे कैलोरीमीटर कहते हैं, और दो तरह की कैलोरीमीटर्स होते हैं जो हमने एफएससी लेवल पे पढ़े हैं, एक ग्लास कैलोरीमीटर और दूसरा बम कैलोरीमीटर। ग्लास कैलोरीमीटर में आपने इक्वेशन याद रखनी है, क्यू मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई एस डेल टी, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ये जो है ना थोड़ी सी ठीक नहीं लिखा हुआ, क्यू इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई डेल टी। ये जो है ग्लास कैलोरीमीटर में हम यूज़ करते हैं, और बॉम कैलोरीमीटर में हम यूज़ करते हैं इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई डेल टी। इसमें हमारे पास ये जो एस है ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और सी जो है ये हीट कैपेसिटी है। इसको फर्दर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद केमिकल चेंजेस जो हैं उनके बारे में हम अगर बात करें तो क्यू जो है, केमिकल चेंजेस अगर एंडोथर्मिक हैं तो फिर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर एक्सोथर्मिक हैं तो फिर क्यू जो होता है हीट जो है वो नेगेटिव के साइन के साथ हम शो करते हैं। वर्क की बात करें तो मैकेनिकल वर्क जो होता है, एक मैकेनिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क, एक्सपेंशन वर्क होता है, ग्रेविटेशनल वर्क होता है। बेसिकली हम केमिस्ट्री में एक्सपेंशन वर्क की बात करते हैं, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पी डेल वी से इसे हम शो करते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन वर्क को, क्योंकि हम ज़्यादातर जो है गैशियस सिस्टम पे वर्क की बात कर रहे होते हैं। वर्क डन ऑन सिस्टम जो होगा ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन अगर ऑन सिस्टम है तो पॉजिटिव होता है, और वर्क डन बाय सिस्टम है तो फिर वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव होती है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी का डिफरेंट देखें तो इंटरनल एनर्जी में हमारे पास सारी एनर्जी की टाइप्स आ जाती हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, बल्कि सारी की सारी एनर्जी की टाइप्स आ जाती हैं। काइनेटिक, पोटेंशियल, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, सारी एनर्जी का सम कर लें तो आपके पास इंटरनल एनर्जी आ जाती है। फिर काइनेटिक एनर्जी में फर्दर 3 टाइप्स हैं, एक ट्रांसलेशनल एनर्जी, दूसरा रोटेशनल एनर्जी, फिर वाइब्रेशनल एनर्जी। मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट तरह की एनर्जी होती है। गैशियस स्टेट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जस्ट ट्रांसलेशनल मोशन होती है, ठीक है, ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है उनके पास। और जो पॉलीएटॉमिक होते हैं जैसे CH4 है, उनकी सारी टाइप की जो है वो शो करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल वगैरह। और सॉलिड की जस्ट वाइब्रेशनल मोशन होती है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स की, जस्ट सॉलिड पार्टिकल्स की। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज आ जाती हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि इंटरनल एनर्जी में सारी एनर्जी की टाइप्स आ जाती हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हम इंटरनल एनर्जी के लिए, जस्ट एनर्जी चेंज को मेजर कर सकते हैं। और जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है ये एक स्टेट फंक्शन है, और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद इंथैल्पी की बात करें तो इंथैल्पी जो है ये 2 वर्ड से मिलके बना है ये वर्ड। इनका मतलब में मतलब इन आयन, और थैलोप्स का मतलब होता है हीट,
ठीक है। तो हीट जो है हीट कंटेंट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल हीट कंटेंट है, मीन के जो टोटल उसका ज़ख़ीरा शुदा जो हरारत है उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी कहेंगे। और H इज़ इक्वल टू E+PV जो है ये इक्वेशन होती है एंथैल्पी की। और इसमें हमारे पास मीन के इंटरनल एनर्जी भी आ जाती है और फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी आ जाता है, दोनों का सम आ जाता है। तो इसका अगर हम डेल H की फॉर्म में लिखेंगे तो डेल E+P डेल V लिखेंगे। ये इक्वेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। और एंथैल्पी जो है ये एक स्टेट फंक्शन है और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद जी नेक्स्ट बात करें तो डेल E और डेल H में डिफरेंस देखें तो डेल E जो है गैशियस सिस्टम के लिए हम अगर बात करते हैं तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, मीन डेल V इज़ इक्वल टू अगर ज़ीरो है, मीन के वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो फिर डेल E जो है इज़ इक्वल टू QV होती है। मतलब कि डेल ई मीन के एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्यू वी से शो करते हैं। और डेल एच जो है ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे जब हीट चेंज को हम स्टडी करते हैं, मीन के प्रेशर चेंज जीरो हो तो उस वक्त जो हीट चेंज है उसको हम डेल एच से शो करते हैं। मीन के हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड एनर्जी चेंज एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। ठीक है। और गैशियस सिस्टम के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा ज़्यादा होता है दैन एनर्जी चेंज, मीन के QP इज़ ग्रेटर दैन QV फॉर गैशियस स्टेट। ठीक है। और इसके अलावा जो सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं, सॉलिड्स और लिक्विड के लिए डेल H और डेल P की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हम इसको मेजर कैसे करते हैं। जो एनर्जी चेंज है उसको हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं और एंथैल्पी चेंज को हम ग्लास कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है। H इज़ इक्वल टू E+P, ये इक्वेशन मैंने ऊपर भी लिखी थी, दोबारा लिखते चलें, कोई नहीं, ये आपने याद कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस देखें तो हीट को स्मॉल Q से शो करते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल T से शो करते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड हीट, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की होती है उससे हम हीट कहते हैं। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल की उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। यूनिट देखें तो हीट का यूनिट आपके पास कैलोरी, जाउल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आर्ग वगैरह हो सकता है। और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट वगैरह हो सकता है। ठीक है। और हीट को हम मेजर करते हैं कैलोरीमीटर से और टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। हीट जो है ये एक पाथ फंक्शन है और जो टेम्परेचर है वो एक स्टेट फंक्शन है। रिलेशनशिप बिटवीन Q एंड T देखें, अगर हम हीट और टेम्परेचर में मीन रिलेशनशिप देखें तो ये हम बम कैलोरीमीटर और ग्लास कैलोरीमीटर में जो है हम ये दो इक्वेशन यूज़ करते हैं, Q इज़ इक्वल टू MS डेल T और Q इज़ इक्वल टू C डेल T। तो ये दो इक्वेशन से भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। थर्मोकेमिस्ट्री को डिफाइन करें तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है और थर्मोडायनामिक्स जो है वो बेसिकली हम माइक्रोस्कोपिक साइंस उसे कहते हैं। ठीक है। और थर्मोकेमिस्ट्री जो है हम केमिकल रिएक्शंस के लिए स्पेसिफाई कर देते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। फिर हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस में हम बात करते हैं एनर्जी चेंजेस के लिहाज से, तो दो तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरे होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो और एंडो को आप लोग जो है वो बेसिक क्लासेस से बचपन से ही पढ़ते रहते हैं कि एक्सो मीन के हीट इवॉल्व होती है, ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व हो, और एंडोथर्मिक वो होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये बेसिक डेफिनेशन इनकी हो गई। मीन की हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी तो वो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और हीट सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है। और डेल H जो है इंथैल्पी चेंज इसमें नेगेटिव होता है, डेल एनर्जी चेंज भी नेगेटिव होता है। एंडोथर्मिक में डेल H पॉजिटिव होता है और एंथैल्पी चेंज और एनर्जी चेंज दोनों जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। मीन के यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे इस टर्म में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, और इस केस में एक्सोथर्मिक में लेस देन ज़ीरो, क्योंकि नेगेटिव में आ गया ना तो लेस देन ज़ीरो होगी वैल्यू। फिर अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो इस साइड पे हमने पोटेंशियल एनर्जी लिया और यहाँ पे हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, दोनों तरफ हम ग्राफ बनाते हैं। तो एक बार याद रखिएगा कि जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है दैन रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है दैन प्रोडक्ट्स। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी चूँकि कम है तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो हीट की फॉर्म में वहाँ से रिमूव हो जाती है। तो याद रखिएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है दैन प्रोडक्ट्स। ठीक है। रिएक्टेंट्स की एनर्जी एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी एनर्जी चूँकि कम है, जिस भी स्पीशी की एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल दैन रिएक्टेंट्स। और नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक्स इज़ लेस दैन नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड। इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे और नए बनने वाले बॉन्ड जो होंगे वो
सॉरी नए बनने वाले बॉन्ड ज़्यादा होंगे और जो टूटने वाले बॉन्ड होंगे वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा जो हैं वो आपके पास ज़्यादा स्टेबल है ना, तो इस वजह से। यूजुअली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं वो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, लेकिन सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं वो एक्ज़ो नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। जैसे इवेपोरेशन है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हर टेम्परेचर पे होता रहता है, ऑटोमेटिकली होता रहता है इवेपोरेशन का प्रोसेस, लेकिन वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो सारे जो है वो आपके पास एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस नहीं होते, और इसमें जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लेस होती है एज़ कम्पेयर टू एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमने एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन की बात कर ली। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एक्ज़ोथर्मिक में हमने कहा था हीट इवॉल्व होती है, इसमें हमारे पास हीट एब्जॉर्ब होती है, सराउंडिंग से सिस्टम में जाती है, वहाँ पे इंथैल्पी चेंज नेगेटिव था, यहाँ पे एंडोथर्मिक में पॉजिटिव है। एंडोथर्मिक में एनर्जी चेंज पॉजिटिव होता है, मीन के ग्रेटर देन जीरो होते हैं दोनों। और फिर हम ग्राफ की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है वो भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज़ लेस देन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज़ लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद ये रिएक्टेंट्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर लेस देन नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन। और ज़्यादातर जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद जी नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे आप ये जो डिफरेंट यूनिट्स हैं इनकी कन्वर्जन अगर हम देखें तो 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.184 जाउल के, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल एंड 1 जाउल इज इक्वल टू 0.239 कैलोरीज। मीन के जस्ट इसको हम दूसरी तरफ ले गए और डिवाइड कर लिया, तो आंसर आ गया आपके पास, मीन की कन्वर्जन हो गई है। 1 जाउल इज इक्वल टू 10⁻7 आर्ज, ये पहले भी मैंने आपको वैल्यू बताई थी। कैलोरी जो है वो बड़ा यूनिट है, जाउल उससे छोटा है, और आर्ज जो है वो सबसे छोटा यूनिट है इन तीनों में से, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, विच टेक प्लेस ऑन देयर ऑन, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो होते हैं डोंट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जो कि ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम स्टेट में जाते हैं, और इसमें हमारे पास कंबस्टन जो है ये एक स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ये एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसको स्टार्टिंग में एनर्जी देना पड़ती है और फिर वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। मीन के स्टार्ट में हमें आग जलानी पड़ेगी और फिर कंबस्टन का प्रोसेस होता रहेगा। तो ऐसे भी प्रोसेसेस होते हैं जिनमें स्टार्टिंग में एनर्जी की ज़रूरत होती है, फिर वो खुद ब खुद होते रहते हैं, तो उनको भी हम स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में रखते हैं। रिडॉक्स प्रोसेस जो है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंडो भी हो सकते हैं, एक्सो भी। मीन के एंडो और एक्सो के क्राइटेरिया से हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऐसे प्रोसेसेस को गिब्स फ्री एनर्जी के लिहाज से। अगर तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस, और अगर पॉजिटिव है तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर जीरो होती है तो फिर रिएक्शन जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें तो ये खुद ब खुद नहीं होते, नॉट अकर इन नेचर, यूजुअली ज़्यादातर जो है ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, और यूजुअली एंडोथर्मिक होते हैं, पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल्स। अगर हम पानी को ऊंचाई की तरफ लेके जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा, उसके लिए जो है हमें कोई ना कोई एक मीन के एक अपरेटस को यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कोई ना कोई मोटर वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो जो है एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और इसके अलावा इसमें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो पॉजिटिव होता है इन टर्म ऑफ इंट्रॉपी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस की वैल्यू याद रखें कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 760 टॉर, अगर टॉर में बात करें या पास्कल में बात करें तो 10⁵ पास्कल जो है ये प्रेशर की ये कंडीशन। टेम्परेचर की 25 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन बात करें तो 298 केल्विन। और इसके अलावा जो आपके पास सोल्यूशन के लिए कंसनट्रेशन हम लेंगे तो 1 मोलर जो है वो कंसनट्रेशन होगी, तो ऐसी कंडीशंस को हम स्टैंडर्ड कंडीशंस कहते हैं। इसके अलावा एक हम यूज़ करते हैं टर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या फ़र्क है। स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ये डिफरेंस याद रखिएगा। और प्रेशर दोनों में सेम होता है 1 atm। उसके बाद जी नेक्स्ट यहाँ पे साइड पे मैंने लिखा है कि जो इंथैल्पी चेंज है ये हमें बताता है टेल अबाउट एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज टेल अबाउट स्पॉन्टेनिटी। यानी कि इंथैल्पी चेंज से हमें एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का पता चलता है, यानी जब नेगेटिव होगी इंथैल्पी चेंज तो वो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और पॉजिटिव होती है तो फिर वो आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म में अगर हम बात करते हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो वो आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और अगर पॉजिटिव होती है तो फिर वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड स्टेट्स की बात हमने कर ली, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर ली। स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें तो स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हमारे पास है, मीन के आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 1 atm प्रेशर है, तो उस वक्त जो कंडीशन है किस
जो स्टेट है किसी भी सब्सटेंस की उसको हम उसकी स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। जैसे वाटर जो है इन कंडीशंस पे मीन के 25 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर है और 1 atm प्रेशर जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर वाटर एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में। तो वाटर की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट है। ऑक्सीजन की गैशियस स्टेट है, आयरन की सॉलिड स्टेट है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट जो है, स्टैंडर्ड स्टेट को इंडिकेट करने के लिए हम ये ऊपर जो है एक छोटी सा दायरा लगा देते हैं जिसको हम डिग्री का साइन कह सकते हैं, इंडिकेट स्टैंडर्ड कंडीशंस। और फिर हम स्टैंडर्ड कंडीशन के लिहाज से जो है फिर हम कुछ हमने इंथाल्पी चेंजेस को स्टडी करना है। जैसे इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन अगर हम देखें, स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसे हम कहेंगे। अगर हम 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये जो हमारे पास वहाँ पे इंथाल्पी चेंज होगा 1 मोल प्रोडक्ट का अगर हम बना रहे हैं तो उस वक्त वहाँ पे उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी इंथाल्पी चेंज होगा उसको हम स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे हम आगे बात करें तो एलोट्रॉपिक फॉर्म हैविंग स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास किसी एलोट्रॉपिक फॉर्म की चेंज इन इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 0 आ रही है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म। जैसे हम बात करें तो सल्फ़र की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक रोम्बिक सल्फ़र और दूसरी मोनोक्लिनिक सल्फ़र। तो रोम्बिक सल्फ़र जो है उसकी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। और इस तरह ग्रेफाइट और डायमंड को आप अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ग्रेफाइट जो है उसकी 0 की इक्वल होती है, तो ये मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू डायमंड। इसके बाद जी, और डायमंड के बारे में मैंने आपको पीछे भी किसी शायद सॉलिड वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सदियों के बाद, काफ़ी सेंचुरीज़ के बाद जो है वो डायमंड चेंज हो जाता है ग्रेफाइट में। तो इससे भी हमें पता चलता है डायमंड हार्ड तो है लेकिन डायमंड जो है वो इतना स्टेबल नहीं है जितना कि ग्रेफाइट है। ठीक है, उसके बाद जी डेल एच एफ नॉट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू 0। एलिमेंटल फॉर्म में जो स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन है या इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है उसकी वैल्यू 0 की इक्वल होती है। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करें। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन की बात करें तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस जब हम कम्प्लीटली बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हमेशा जो कंबस्शन की वैल्यू होती है नेगेटिव ही होती है, मीन के लेस देन 0 होती है। ठीक है, और उसके बाद इसमें अगर हम देखें इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन, अब यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है। इसमें जब भी स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो साथ में स्टैंडर्ड कंडीशंस लाजमी लिखते हैं, स्टेट लाजमी लिखते हैं। तो इसकी कार्बन की सॉलिड होगी और ऑक्सीजन की गैशियस स्टेट होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी गैशियस स्टेट होगी। तो हमने बात की कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कम्प्लीटली बर्न, तो किस चीज़ को हम जला रहे हैं यहाँ पे? कार्बन को। तो कार्बन की जो आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन की वैल्यू है, ये याद रखिएगा, -393.5 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, और इसी इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये दूसरी ऊपर जो हमने पढ़ी थी स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये यहाँ पे पढ़ा था कि 1 मोल अगर हम प्रोडक्ट का बना रहे हैं तो वहाँ पे जो इंथाल्पी चेंज होगा उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी हमें पता चल रही है? 1 मोल बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डेल एच नॉट एफ भी लिख सकते हैं जो कि 393.5 यानी कि सेम है। इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन एंड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ये आपके पास सेम होती हैं। और फिर कंबस्टन स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन टेल अबाउट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस। कैलोरीफिक वैल्यू फूड या फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में हम स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हमें कंबस्टन से पता चलता है। और अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती है तो फ्यूल या फूड जो है वो ज़्यादा उनकी एफिशिएंसी होती है। अगर हम 1 ग्राम किसी सॉलिड का या लिक्विड का लेते हैं या 1 सेंटीमीटर क्यूब किसी गैस का लेते हैं और उसे जलाते हैं तो वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। जितनी ज़्यादा ये वैल्यू होगी वो सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा, फ्यूल या फूड वगैरह। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन टेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन एंड हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन आल्सो टेल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की स्टेबिलिटी के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में हमें पता चलता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर से इसे मेजर करते हैं और इससे हमें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये 3 बातें पता चलती हैं। ठीक है, उसके बाद है स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी इसे हम कह सकते हैं। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है ये भी एंडो या एक्सो दोनों हो सकते हैं इसकी वैल्यू। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अच्छा सॉल्यूशन है ना, तो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए जो है वहाँ पे जो इंथाल्पी चेंज होगा उसे हम स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करें तो 1 मोल ऑफ गैशियस एटम
अगर हम 1 मोल ऑफ गैशियस एटम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ, वहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। मीन कि हमने कोई भी सब्सटेंस लिया और उसको हमने 1 मोल गैशियस एटम में चेंज करना है तो वहाँ पे इंथैल्पी चेंज होगा, उसे हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हाफ H2, तो हमारे पास जो है 1 मोल जो है वो हाइड्रोजन गैस के एटम्स का बना, तो यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज है उसको हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। और हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू 218 किलो जूल पर मोल होती है। और वैसे अगर हम बात करें ना तो हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ये जो बॉन्ड एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो होती है 436। ये हमने पीछे कहीं पढ़ा था 436 को आप जब 2 पे डिवाइड करें तो 218 आ जाता है। मीन कि हम यहाँ पे एक एटम की बात करें ना, तो इस तरह से ये एटमाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बॉन्ड एनर्जी से हाफ होती है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू जो है वो बॉन्ड एनर्जी से हाफ होती है। 436 जो है वो बॉन्ड एनर्जी है हाइड्रोजन की। फिर है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कौन सा होता है? जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, वाटर बनता है, तो हमारे पास H पॉजिटिव जो है वो एसिड से आएगा, OH नेगेटिव जो है वो बेस से आएगा, और इस तरह से वाटर की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन वाटर के केस में हमारे पास जो वैल्यू होती है -57.4 किलो जूल पर मोल होती है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि वाटर के लिए जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू वो -57.4 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, मीन के डिसोसिएट हो जाते हैं, तो वहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है वो कंबाइन करेंगे तो वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो वहाँ पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू जो होगी वो 57.4 होगी फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ना कि यहाँ पे 2 मोल वाटर की बनी है, 1 मोल बन रहा है ना, तो -57.4 किलो जूल पर मोल है। लेकिन अगर 2 मोल्स हैं तो फिर -114.8 किलो जूल अगर लिखा हुआ है तो ये 2 मोल्स के लिए है। लेकिन अगर किलो जूल पर मोल लिखा हुआ है तो वो -57.4 होगी वैल्यू। मतलब कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1 मोल के लिहाज से ही हम सारी स्टैंडर्ड इंथैल्पीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर वाटर के मीन के जो एसिड और बेस के मिलने से वाटर का 1 मोल बन रहा है तो फिर वैल्यू ये होगी पर मोल साथ में लिखा हुआ हो अगर MCQs में, तो आपने इसको चूज़ करना है। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, किलो जूल के साथ पर मोल नहीं लिखा हुआ, तो ये दोनों करेक्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 57.4 को, तो वो आपके पास 114 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस वो आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे जो वाटर बनेगा तो जो वीक एसिड है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 57.4 से वैल्यू कुछ कम होगी -55 तक, ठीक है। मीन लेस देन 57.4 हो सकती है इन केस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस तो वहाँ पे आपके पास और ज़्यादा कम हो जाएगी। अब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग के लिए थी वो 57.4, वीक स्ट्रॉन्ग के लिए जो थी वो लेस देन 57 मीन के -55 हो जाएगी। और फिर दोनों वीक होंगे तो फिर उस केस में और ज़्यादा लेस हो जाएगी, 55 से भी लेस, -49.7 किलो जूल पर मोल, मीन के मोर लेस देन 57.4, कैलकुलेटेड बाय ग्लास कैलोरीमीटर। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम ग्लास कैलोरीमीटर से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जी हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज को हम कैसे मेजर करते हैं? कैलोरीमेट्री जो है वो एक टेक्निक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसके ज़रिए हम इंथैल्पी चेंज को मेजर करते हैं। इसके अलावा थ्योरेटिकली हेसिस लॉ से मेजर करते हैं। कैलोरीमेट्री में फ़र्दर आपके पास जो है वो 2 तरह के जो है हम मेजर कर सकते हैं इंथैल्पी चेंज को, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करते हैं तो हम ग्लास कैलोरीमीटर को यूज़ करते हैं, और इसमें आपके पास जो है वो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम मेजर करते हैं, Q = ms ∆T, ये वाली इक्वेशन ग्लास कैलोरीमीटर में यूज़ करते हैं। और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर करते हैं इंथैल्पी चेंज को तो फिर हम बाउम कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं, और बाउम कैलोरीमीटर में इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन दोनों को मेजर करते हैं। और 1 ग्राम जो है इसमें हम सैंपल लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए हम 20 atm प्रेशर रखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की कि हमने जो है वो ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो फिक्स रखेंगे। और इसमें जो है Q = C ∆T इक्वेशन यूज़ होगी, ये इक्वेशन कई बार मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद हीट कैपेसिटी की बात करें तो हीट कैपेसिटी जो है इसको हम कैपिटल C से शो करते हैं। और आपके पास जो इक्वेशन बम कैलोरीमीटर वाली है यानी कि Q = C ∆T, इसी को आप रीअरेंज कर लें तो C = Q/∆T आ जाएगा, मीन कि ये वाली इक्वेशन बन जाएगी हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करें तो अमाउंट ऑफ हीट विच इंक्रीजेज टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। मतलब हीट की वो अमाउंट जो कि किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होती है, उस हीट को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। एंड फॉर ∆T
केल्विन इज इक्वल टू, मतलब अगर हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं तो फिर आपके पास केल्विन और डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर आप जस्ट टेम्परेचर की बात करेंगे तो फिर आपके पास केल्विन और डिग्री सेल्सियस जो है वो इक्वल नहीं होंगे। अगर चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे तो इक्वल होंगे। और ये जो आपके पास है हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके यूनिट जाउल पर केल्विन हो सकते हैं, जाउल पर डिग्री सेल्सियस हो सकते हैं, किलो जाउल पर केल्विन हो सकते हैं, किलो जाउल पर डिग्री सेल्सियस हो सकते हैं। फिर जी हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको स्मॉल एस से शो करते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है दोनों की। वहाँ पे हमने अमाउंट की बात नहीं की और यहाँ पे हमने अमाउंट की बात की है। अमाउंट की बात नहीं की तभी तो हमारे पास हीट कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। और स्पेसिफिक हीट जो है उसमें हम 1 ग्राम स्पेसिफिकली सब्सटेंस का लेते हैं, तो तब जो टेम्परेचर अगर 1 डिग्री या 1 केल्विन इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने अमाउंट की बात कर दी, तो ये आपके पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसके यूनिट भी जाउल पर, इसके यूनिट आपके पास अब पर ग्राम भी आ जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम की बात करें तो ये आपके पास यूनिट आ जाएगा जाउल पर ग्राम पर केल्विन। और नेक्स्ट जो है वो देखें हम तो वाटर के लिए जो है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन। और स्पेसिफिक हीट के लिए वो ग्लास कैलोरीमीटर वाली इक्वेशन को रीअरेंज किया, एस इज इक्वल टू क्यू और एम डॉट डेल टी आ जाएगा। एल्यूमिनियम के लिए 0.89 जाउल पर ग्राम पर केल्विन और कॉपर के लिए 0.386 जाउल पर ग्राम पर केल्विन होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ याद रखिएगा। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, एक मोल के लिए लेंगे। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है 1 ग्राम के लिए थी और मोलर हीट कैपेसिटी जो है ये 1 मोल के लिए है। मोलर हीट कैपेसिटीज़ को हम कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर करते हैं, तो ये CP और CV से इन्हें शो करते हैं। और इसकी इक्वेशन आपके पास Q ओवर N डॉट डेल टी हो जाएगा। ऊपर जो हमने इक्वेशन लिखी थी ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, यहाँ पे स्मॉल m लिखा था, मीन के 1 ग्राम हम ले रहे थे, मैस ले रहे थे। और उसी जगह पे हम अब यहाँ पे 1 मोल की बात करें तो मोल को हम स्मॉल n से शो करते हैं, तो ये आपके पास Q ओवर m की जगह पे आपके पास स्मॉल n आ जाएगा। ठीक है। और QP इज इक्वल टू डेल H होता है। P जो है डेल H के इक्वल होता है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे इक्वेशन नीचे वाली अगर हम इक्वेशन देखें तो CP इज इक्वल टू Q ओवर ये CP के लिए आपके पास मीन कांस्टेंट प्रेशर पे N डॉट डेल टी। और फिर इसको अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं तो आप इसे QP लिखेंगे। QP इज इक्वल टू N CP डॉट डेल टी। N CP डॉट डेल टी कैसे हुआ, ये N और डेल टी को दूसरी तरफ हम लेके गए और CP के साथ ये मल्टीप्लाई हो गए, तो इस तरह हो जाएगा। फिर हमें ये भी पता है कि QP जो होता है वो होती है डेल H की इक्वल, मीन की इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू QP। ठीक है। QP जो है डेल H जो है बेसिकली वो क्या, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं इंथैल्पी चेंज को कि हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज। तो इस वजह से हम QP की जगह पे डेल H लिखेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डेल H इज इक्वल टू N CP डेल टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दूसरी CV की इक्वेशन आप देखें तो CV इज इक्वल टू Q ओवर N डेल टी। दोनों सेम इक्वेशन हैं, जस्ट हम यहाँ पे QV लिख देंगे, क्योंकि जो हमारे पास है यहाँ पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें और QV जो है वो इक्वल होता है डेल E के, तो इस वजह से हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं डेल इज इक्वल टू N CV डेल टी, मीन के डेल H इज इक्वल टू N CV डेल टी और डेल E इज इक्वल टू N CV डेल टी। ये दोनों इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस डेल NRT। अब हम यहाँ पे जो है डेल NRT यहाँ पे हमने यूज़ किया जनरल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, तो ये आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो रिलेशन बिटवीन डेल H एंड डेल E फॉर अ रिएक्शन। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है और इस इक्वेशन के लिए हम डेल H और डेल E के लिए अगर हम रिलेशन फाइंड करना चाहें, मीन की इस टाइप का अगर कोई MCQs आ जाता है और आपको इक्वेशन दी हुई है, तो आपने यहाँ पे इक्वेशन को अच्छी तरह देखना है, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट्स देखनी है सबकी, जो सॉलिड हैं और जो लिक्विड वगैरह हैं उनको आप काट दें। आप गैशियस स्टेट देखें तो नंबर ऑफ मोल्स आप देखें, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे बेसिकली ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, तो इसमें बाकी जो है वैल्यूज़ हम नहीं देखेंगे, हमने नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस देखना है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स करेंगे तो आपके पास 6 जो है वो गैशियस जस्ट लेंगे, क्योंकि गैसेस में ही हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे चेंज होंगे, तो 6 - 6 करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगी वैल्यू। आप वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी ये वाली टर्म। तो आपके पास डेल H इज इक्वल टू डेल E हो जाएगा। गैसेस के लिए आपके पास डेल H इज इक्वल टू डेल E होगा कब, जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हो जाएं, या फिर आपके पास जो है वो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो फिर गैशियस स्टेट के लिए डेल H इज इक्वल टू डेल E हो जाता है। वैसे तो सॉलिड और लिक्विड के लिए तो
डेल एच डेल ई के इक्वल होता है, लेकिन ये मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया था आपको। लेकिन गैसेस के लिए कब होगा, जब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जीरो के इक्वल होगा। इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, एंड फॉर गैसेस इफ नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जीरो देन डेल एच इज इक्वल टू डेल ई। ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया। हेसिस लॉ देखें तो इंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज समवेयर इट टेक्स प्लेस enthalpy change in a chemical reaction is same whether it take place in single step or in several steps। enthalpy change किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए सेम रहता है, चाहे उसे हम एक स्टेप से करें या फिर हम उसे मल्टीपल स्टेप से करवाएं। ठीक है, जैसे आप कहें कि आपके पास एक रिएक्टेंट है ए और इसको आपने बी में चेंज करना है, तो बी में चेंज हम इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले उसे ए रिएक्टेंट को पहले जो है वो सी में चेंज करें और फिर जो है हम डी में चेंज करें और फिर बी में चेंज करें। मीन अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे आप डी भी लिख सकते थे। डी में चेंज करना ए को तो पहले हम बी में चेंज करें, फिर सी में चेंज करें और फिर डी में करें। तो ऐसे बी जस्ट समझाने के लिए जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एक स्टेप से भी हम उसे कर सकते हैं या फिर मल्टीपल स्टेप से भी, पहले किसी और जो है वो सी में चेंज किया, फिर डी में और फिर बी में किया। तो यहाँ पे जो आपके पास ये मल्टीपल स्टेप वाला जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं ना, यहाँ पे मल्टीपल स्टेप वाला जो पाथ है, इसमें जितनी भी इंथैल्पी चेंज होंगी यहाँ पे और यहाँ पे, उन सब का सम लेंगे तो वो इसकी इक्वल होगा। मीन के हमेशा चाहे कोई रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में हो रहा है या मल्टीपल स्टेप में, वहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज होगा वो सेम होगा। ठीक है, मीन के डेल एच इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू, ये इक्वेशन हो गई। और या फिर हम कहें कि टोटल जो इंथैल्पी चेंज है साइक्लिक प्रोसेस में, उसकी वैल्यू जीरो की इक्वल होती है। ठीक है, इट्स अ फंडामेंटल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या, ये एक फंडामेंटल फॉर्म है। ठीक है, और इट्स एप्लीकेबल टू वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शंस। इसे अप्लाई करते हैं बहुत फास्ट या बहुत स्लो रिएक्शंस के लिए, एंड दोज कंसिस्टिंग सेवरल स्टेप्स, और उन रिएक्शंस के लिए जो कि सेवरल स्टेप्स पे मुश्तमिल होते हैं, कांट बी परफॉर्म्ड। ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं या बहुत स्लो होते हैं या बहुत से स्टेप्स में हो रहे होते हैं, उनको परफॉर्म करना मुश्किल होता है। मीन के उनको उनके चेंजेस को जो है वो डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो इस वजह से जो है उनको हम थियोरेटिकली हेसिस लॉ से वहाँ से उनकी इंथैल्पी चेंजेस को मेजर करते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है हेसिस लॉ की। तो इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड लेटेस्ट इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली हम इंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, वहाँ वो भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो इसकी एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है। मीन की एप्लीकेशन है इसकी। बॉर्न और हैबर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है ये हमें बताया था इसके बारे में। और बॉर्न हैबर साइकिल इज़ यूज टू कैलकुलेट लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न हैबर साइकिल को हम यूज़ करते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। ये बॉर्न हैबर साइकिल हमें ये बताता है कि टोटल एनर्जी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ जीरो। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी हमें यही बताता है कि हीट और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कंजर्व्ड, या फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकी, तो वो आप लोग जस्ट इसकी डेफिनेशंस तीनों याद कर लीजिएगा, और मैथमेटिकल फॉर्म वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। पहले हम यहाँ पे ये देखें तो हमने कहा कि बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो बाइनरी कंपाउंड्स की लेटेस्ट एनर्जी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो बाइनरी कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसमें जो है पॉजिटिव Cl नेगेटिव से मिल के बना है, तो दो कंपाउंड दो जो है वो आयन से मिल के बन रहा है, तो ये एक बाइनरी कंपाउंड है। इसकी लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करें अगर हम, तो वो हम बॉर्न हैबर साइकिल से फाइंड करते हैं, और उसकी वैल्यू आपने याद कर लेनी है, -787 किलो जूल पर मोल होती है। और इसमें जो है ना हम बहुत से स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सोडियम सॉलिड स्टेट में और क्लोरीन जो है वो गैशियस स्टेट में। ठीक है, यहाँ से इनको अगर हम कन्वर्ट करते हैं गैशियस स्टेट में दोनों को, तो मीन के फिर इन्हें जब हम कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास आयनिक कंपाउंड बनेगा NaCl। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज है डेल एच एक्स से शो कर रहे हैं इसे, और ये जो इंथैल्पी चेंज है ये इसकी लेटेस्ट एनर्जी है बेसिकली। और यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, मीन के डायरेक्टली इसे चेंज करें या इस वाले पाथ से करें, यानी कि डायरेक्टली हम Na और Cl को चेंज करें NaCl में, मतलब आयनिक कंपाउंड में, या फिर पहले जो है वो इनको गैशियस एटम्स में चेंज करें और फिर जो है वो चेंज करें NaCl में। तो ये दो स्टेप्स में हो रहा है और ये एक स्टेप में हो रहा है। तो यहाँ पे जो है
टोटल एनर्जी चेंजेस जो होंगी वो इक्वल होंगी एक दूसरे के। तो यहाँ पे जो डिफरेंट जो आपके पास यूज़ हुए हैं ना, यहाँ पे डिफरेंट जो इंथाल्पी चेंजेस हैं, डेल एच एक्स क्या है, इसमें डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंथाल्पी चेंजेस आपने याद कर लेनी है, इनकी वैल्यूज़ लाजमी याद कर लेनी है। डेल एच एक्स में आपके पास जो है वो इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम आ जाता है, इसकी वैल्यू 108 है। इंथाल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपके पास सोडियम की 496 है, और फिर एटमाइजेशन जो क्लोरीन की है वो 121 है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो क्लोरीन की है वो नेगेटिव में है 349, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो माइनस में होती है, ठीक है, नेगेटिव के साइन के साथ होती है, बाकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ अच्छी तरह याद कर लें। और उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन होगा बेसिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू फॉर क्लोरीन, और टोटल इनका सम कर लें तो ये आपके पास 376 आ जाता है। डेल एच एक्स की वैल्यू 376 आ जाता है, और लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू हमारे पास डेल एच एफ मतलब कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल एच एक्स करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 787 माइनस 787, जो कि लेटेस्ट एनर्जी है फॉर सोडियम क्लोराइड। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करें तो लेटेस्ट एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है स्टेबिलिटी के साथ, कि कोई भी कंपाउंड उसकी लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। लेटेस्ट एनर्जी का सोलबिलिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, कोई भी कंपाउंड जिसकी लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसकी सोलबिलिटी उतनी ही कम होगी। और कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स ड्यू टू देयर लार्ज वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो इनसोल्युबल क्यों होते हैं पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में, क्योंकि उनकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के बारे में हमें लेटेस्ट एनर्जी बताती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल लेटिस, आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक, कोई भी हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं उनकी क्रिस्टल लेटिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमें लेटेस्ट एनर्जी बताती है। लेटेस्ट एनर्जी टेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में, मतलब कि लेटेस्ट एनर्जी हमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल लेटिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बताती है। फिर है लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड अपॉन, लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी के ऊपर, और इसके अलावा ये डिपेंड करती है आयनिक रेडियस, आयनिक डिस्टेंस के ऊपर। मतलब चार्ज डेंसिटी के साथ लेटेस्ट एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी। और आयनिक डिस्टेंस से इन्वर्स रिलेशन है, जितना ज़्यादा आयनिक डिस्टेंस होगा दो आयंस के दरमियान, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उनके सेंटर्स के दरमियान, उनकी लेटेस्ट एनर्जी उतनी ही कम होगी। अब चार्ज डेंसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, चार्ज टू साइज रेशो जो है इसी को चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज टू साइज रेशो के साथ लेटेस्ट एनर्जी का रिलेशन देखें तो चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और साइज़ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो ये सारी जो इंटर कन्वर्जन्स वगैरह हैं, रिलेशंस वगैरह हैं, ये बहुत अच्छे से याद रखें। जी, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम कहते हैं कि द एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज़ कंजर्व्ड, ठीक है। इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे डेल ई इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू Q प्लस W। मीन के हम हीट प्रोवाइड करेंगे किसी भी सिस्टम को, तो उसने हीट ने क्या करना है, उसका हीट कंटेंट को इंक्रीज़ करना है सिस्टम के, और इसके अलावा वहाँ पे वर्क परफॉर्म करना है। तो इन दोनों का जो सम है वो आपके पास चेंज इन एनर्जी की इक्वल आएगा। सिस्टम की जो भी एनर्जी चेंजेस होंगी वो हीट और वर्क के सम की इक्वल होंगी। अब याद रखें कि Q पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है और W भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो ये पॉजिटिव कब होते हैं, नेगेटिव कब होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब काफ़ी टाइम हो गया, बस इस लेक्चर में यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने फ़राइज़ को जो है वो बखूबी अंजाम देते रहिए। अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।